निश्चित रूप से सर्वप्रथम तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और क्षमा भी चाहूंगा देरी से ज्वाइन हो पाया, क्योंकि आज मैं कोई यहाँ कार्यवश आया हुआ हूँ दिल्ली में। तो सुबह से थोड़ी सी व्यस्तताएं थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न उपस्थित हुआ है। कल केतु के बहुत ही सारगर्भित चर्चाएं हुई, विभिन्न विद्वानों और विदुषियों के उद्बोधन को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कालसर्प योग के बारे में अगर हम बात करें तो कालसर्प योग के बारे में परंपरागत ज्योतिषियों और जो आधुनिक ज्योतिषी हैं, जो नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हैं, उनमें थोड़ा सा मतभेद आता है। क्योंकि हम सभी विद्वान हैं और सभी अलग अलग विषयों को लेकर अनुसंधान कर रहे हैं। तो जो कालसर्प योग के बारे में भ्रांति और भ्रम है, उनका निराकरण भी स्पष्ट मत के साथ में प्रस्तुत होना बहुत आवश्यक है। कालसर्प योग के बारे में मुझे ज्ञात है कि वर्ष 1990 में सर्वप्रथम पहली पुस्तक आई थी, कालसर्प योग शांति प्रतिभा, और शोध कार्य जो पूज्य पिताश्री द्वारा लिखित पुस्तक थी। पुस्तक के छपते से ही ज्योतिष के क्षेत्र में एक प्रकार से बहुत बड़ा क्रांति सी उपस्थित हो गई। कई लोगों ने विरोध किया कि साहब कालसर्प योग होता ही नहीं है और ये भोजराज जी कहाँ से अपने घर से ले आए। तो काल, चूंकि सभी विद्वान हैं, जानते हैं काल समय का पर्याय है और हम सब कालज्ञ हैं, काल की गणना करने वाले हैं, काल को जानने वाले हैं, चाहे काल भूत हो, वर्तमान हो या भविष्य हो। तो काल समय का पर्याय है। सर्प योग का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। वाराणसी ने भी लिखा है, सर्प शापात सुतक्षय। सर्प के शाप से, अगर पंचम में राहु हो तो सर्प के श्राप से सुत की मृत्यु होती है, सुत का क्षय होता है। कालसर्प योग में जो मुख्य रूप से है, वो सारे ग्रह राहु केतु के बीच में मध्य में अगर आ जाते हैं, उपस्थित होते हैं, एक तरफ आ जाते हैं, तो उसको हम कालसर्प योग की संज्ञा देते हैं कि सारे ग्रह राहु केतु के मध्य स्थित है, इसलिए कुंडली में कालसर्प योग है। मोटा मोटी कालसर्प योग जिसकी कुंडली में है, उसको जीवन भर संघर्ष काफी करना पड़ता है। और कालसर्प योग का क्या प्रभाव रहता है उस व्यक्ति की कुंडली में या उस व्यक्ति के जीवन में, ये निर्भर करता है कि वो किस भाव से बन रहा है। मुख्य रूप से दो ग्रहों की भूमिका है, राहु और केतु। अब इसमें भी उदित गोलार्ध और अनुदित गोलार्ध का कालसर्प योग बनता है, जिसमें राहु और केतु के मध्य अगर सारे ग्रह है तो उदित गोलार्ध का होगा, और अगर केतु और राहु के मध्य है तो अनुदित गोलार्ध का होगा। अवरोह अवस्था और आरोह अवस्था, ये दो अवस्थाएं बताई गई है। किस भाव में है, कई लोगों ने फिर इस पे कहा साहब जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में था, और अलग अलग प्रकार की कुंडलियों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए कि इन व्यक्तियों की, महापुरुषों की कुंडली में था तो जिस भाव से था, जवाहरलाल नेहरू के पंचम भाव से कालसर्प योग की स्थिति बनी थी, तो जिस भाव से था उस भाव के फल को उसने क्षय किया। तो उस भाव के फल को क्षय करने का तात्पर्य है कि जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में था तो उनके पुत्र संतान की स्थिति नहीं थी। तो जिस भाव से कालसर्प योग बनता है, धन भाव से बनता है, तो धन भाव से जो कालसर्प योग बनता है उसमें धन का अभाव रहता है। लग्न से जो कालसर्प योग बनता है, शारीरिक कष्ट और समस्याएं आती है। जिस भाव से जो कालसर्प योग बनता है
उस भाव के फल को नष्ट करता है। कई बार इसके अतिरिक्त भी परिणाम विभिन्न कुंडलियों में देखने को मिलते हैं। उसमें यह भी देखना पड़ता है कि उस कालसर्प योग के अलावा भी कोई ऐसा ग्रह राहु या केतु के प्रभाव में तो नहीं आ रहा है, या उस ग्रह का जो भाव है, जिस भाव को ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस भाव के ग्रह को फल कथन कर रहा है, तो उसके फल को भी नष्ट करेगा। मान लो जैसे किसी की कुंडली में कालसर्प योग है और उसके साथ में अंगारक योग भी बना हुआ है, तो मंगल जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंगल जिस भाव का अधिपति है, तो उस भाव के फल को भी क्षय करेगा। तो ये तो हुई कालसर्प योग के बारे में। और आज कल भी केतु के बारे में कई प्रकार के विद्वानों के विचार सुनने को मिले, मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला।